नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। इंतख़ाबात से काबिल बीएसपी लीडर सतीश चंद्र मिश्रा की मौलाना राबे नदवी से मुलाकात, पैसाराइयों का बाजार गर्म। बीजेपी सियासत में कर रही है मजहब का इस्तेमाल, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव का इल्जाम। कर्नाटक में मुस्लिम नुमाइंदगी एक बार से नजरअंदाज, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने किया तशवीश का इजहार। महाराष्ट्र में मुस्लिम क़यादत को किया जा रहा है किनारे, नागौर की रैली में अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। और तेलंगाना में टीआरएस की तीसरी फहरिस्त जारी, मुसलमानों को नजरअंदाज करने की हिदायत बरकरार। और सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। बीएसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी से मुलाकात की। ये मुलाकात दारुल उलूम नदवतुल उलमा में हुई। तकरीबन आधे घंटे तक चली मुलाकात में कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन मुलाकात के बाद बीएसपी लीडर ने इसे रस्मी मुलाकात का नाम दिया। उनका कहना था कि वो मौलाना से दुआ की दरख्वास्त के लिए पहुंचे थे। हमेशा से आते रहे और अभी 15 दिन पहले आए थे, उसका आप लोगों ने का नोटिस नहीं था क्योंकि हम लोग को नोटिस दिया भी नहीं, आज नहीं दिया उस दिन, लेकिन आज कहीं से आपको सूचना है। हम हमेशा आते रहते हैं, आके दुआएं लेते हैं और जब भी कहीं चलते हैं कहीं जाते हैं तो अक्सर आकर के बैठ करके यहाँ बात करके और फिर जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी से हम ताल्लुक रख रहे हैं वो पार्टी तो है नहीं, वो मिशन का काम करती है और यहाँ से भी जो बात होती है वो पैगाम इंसानियत की बात होती है और मानव। कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात के दौरान अहम सियासी जमातों ने मुस्लिम नुमाइंदगी को एक बार फिर नजरअंदाज किया है। कांग्रेस और जेडीएस ने सिर्फ दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि हज़ब तवक्को बीजेपी ने एक भी अक़लियती उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने सियासी पार्टियों के इस रवैये पर तशवीश का इजहार किया है। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 13% से कुछ जायद है। 28 पार्लिमानी हलकों पर मुश्तमिल इस रियासत की सियासत में जात पात का अहम दखल रहा है। लिंगायत, वक्तलीगा, क्रोबा, दलित और मुसलमान कर्नाटक की बड़ी जातों और तबकों में शुमार किए जाते हैं। सियासी पार्टियां जात पात की बुनियाद ही पर इंतखाबात में नुमाइंदगी देती आई हैं। जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है, गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस बार भी अहम सियासी जमातों ने मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज कर दिया है। कर्नाटक की लोकसभा की कुल 28 नशिस्तों में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का पार्टी से मुतालबा किया था, लेकिन सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार रिजवान अरशद और सलीम अहमद को टिकट मिला है। दूसरी जानिब जेडीएस ने भी 2 मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल अजीम और बागवान नासिर को नुमाइंदगी दी है। कर्नाटक की अपोजिशन जमात बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना जरूरी नहीं समझा। ये हकीकत है कि अक़लियतों के लिए हमने 4 सीटों के लिए डिमांड की थी और ये हैदराबाद कर्नाटक, एक बम्बई कर्नाटक और एक ओल्ड मैसूर और एक कोस्टल एरिया में, मगर हाईकमान का जो डिसीजन है उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि मतलब सिटिंग एमपीज भी थे, उनको निकालकर दूसरों को लाना बड़ा मुश्किल था। पार्लियामेंट इलेक्शन फेस करना उतना आसान नहीं है। अगर और 2 भी अगर कोई आगे बढ़ते तो हम उनको सीट देने के लिए तैयार थे। तो ऐसा तो जो है नहीं देना बल्कि नहीं, हम सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने वाले थे और मुझे दिए ही। आई एम सेक्रेटरी जनरल और यहाँ पर जो है सब चीजों को देना पड़ता, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हिसाब के लिए देना बल्कि कुछ नहीं है। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का कहना है कि पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी में उस वक्त तक इजाफा नहीं हो सकता जब तक सियासी पार्टियां इंतखाबात में मुस्लिम समाज को खातिर खाह नुमाइंदगी न दें।
محاذ کے کنوینر مسعود عبد القادر کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں مسلم ووٹ حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن نمائندگی کی جب بات آتی ہے تو طرح طرح کے ہیلے بہانے بتا کر مسلمانوں کو صرف دلاسے پر رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پارٹی دوسرے نمائندوں کے تعلق سے دوسرے ذات پات، چاہے وہ کلیگاس ہو یا لنگایتس ہو یا دوسرے بیکورڈ کلاسز ہوں، اور ان کے تعلق سے کیوں نہیں سوچتے کہ سارے کے سارے امیدوار جیت نہیں پاتے؟ پھر مسلمانوں کے تعلق سے کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ جیت نہیں پاتے؟ یہ تو ہر ذات کے پات کے ساتھ ہوتا ہے، ہر نمائندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ تو افراد کی ایک الگ چیز ہے، لیکن مناسب نمائندگی دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف ان حلقوں میں نمائندگی دی جائے جہاں پر اقلیتیں یا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق کرناٹک میں تقریباً 4 پارلیمانی نشستیں ایسی ہیں جہاں سے مسلم امیدوار آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 10 حلقوں میں مسلم ووٹ فیصلہ کن رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ سیاسی حالات کے پیش نظر اس مرتبہ صرف 2 مسلم امیدواروں کی کامیابی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ETV نیوز، بنگلورو۔ سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر ابو عاصم اعظمی نے آج نادر کا ہنگامی دورہ کیا۔ پارٹی امیدوار بالاجی شندے کی انتخابی تشہیر کے سلسلے میں منعقدہ جلسے سے خطاب کے لیے انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ ابو عاصم اعظمی نے اپنی تقریر کے دوران مسلمانوں پر ہو رہی ناانصافیوں کے خلاف کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناندیڑ میں سماجوادی پارٹی نے بالاجی شندے کو پارلیمانی امیدوار بنایا ہے۔ شندے کی تشہیری مہم سے خطاب کے دوران سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر ابو عاصم اعظمی نے کانگریس پر شدید نکتہ چینی کی اور ریاست کی مسلم قیادت کو کنارہ کش کرنے کا الزام عائد کیا۔ مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کانگریس جس کی سرکار دہلی میں بھی ہے، جس کی سرکار مہاراشٹر میں بھی ہے، کیا 48 سیٹ میں ایک بھی مسلمان کو ہڈی بنا کر بیٹھنا نہیں چاہتی؟ پچھلے پورے اسمبلی میں، پورے پارلیمنٹ میں پورے مہاراشٹر سے ایک مسلمان چن کر نہیں گیا، پورے گجرات سے ایک مسلمان چن کر نہیں گیا، پورا کا پورا مہاراشٹر 18 اسٹیٹ سے ایک بھی مسلم چن کر نہیں جاتا۔ ہماری آواز کون اٹھائے گا؟ سماجوادی لیڈر نے دہشت گردی کے الزام میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں پر وزیر داخلہ سشیل کمار شندے کے رویے پر بھی نکتہ چینی کی۔ ہم پچھلے 10 سالوں سے چلا رہے ہیں کہ بے قصور مسلمانوں کو گرفتار کرنا بند کرو، مگر ان کی حرکت رک نہیں رہی ہے۔ ابھی 4 دنوں پہلے 5 دنوں پہلے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے مولانا دلی کے ایئرپورٹ سے گرفتار کیے گئے، اور جب علماء کرام کا ڈیلیگیشن گیا سشیل کمار شندے کے پاس تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں کہ کب گرفتار کیے گئے۔ یہ حالت ہے دیش کا نظر ہے۔ سماجوادی پارٹی کے جلسے میں ابو عاصم اعظمی کی شرکت سے ناندیڑ کے سیاسی ماحول میں ہلچل پیدا ہوئی ہے۔ تاہم سماجوادی پارٹی لوگوں کے ووٹ لینے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو 16 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد ہی واضح ہوگا۔ ETV نیوز، ناندیڑ۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی نے عام انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی تیسری فہرست جاری کی ہے۔ TRS نے اس فہرست میں 36 اسمبلی اور 8 لوک سبھا امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ TRS نے 2 لوک سبھا اور 3 اسمبلی حلقوں سے مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ تلنگانہ کے عام انتخابات کے لیے TRS نے اب تک 109 اسمبلی امیدواروں اور 16 لوک سبھا امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ تاہم امیدواروں کے انتخاب کے دوران ہر بار کی طرح اس بار بھی TRS نے مسلمانوں کو مناسب نمائندگی نہیں دی ہے، جبکہ خود TRS ہر سطح پر مسلمانوں کو 12% ریزرویشن کا وعدہ کرتی ہے۔ TRS نے اپنی تیسری فہرست میں لوک سبھا حلقہ حیدرآباد سے رشید شریف کو میدان میں اتارا ہے۔ کھمم لوک سبھا حلقے سے شیخ گڑو بیگ کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ چار مینار اسمبلی حلقے سے عنایت علی باقری کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ پرانے شہر کے اسمبلی حلقے یاقوت پورہ سے TRS نے محمد شبیر علی کو میدان میں اتارا ہے۔ اس طرح TRS نے بہادر پورہ حلقے اسمبلی سے ضیاء الدین کو ٹکٹ دیا ہے۔ غورطلب ہے کہ TRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ لوک سبھا حلقے میدک سے بھی مقابلہ کریں گے، جبکہ KCR کی بیٹی کویتا کو پارلیمانی حلقہ نظام آباد سے امیدوار بنایا گیا ہے۔
जिला वरंगल के परकाल से मौजूदा रुकन असेंबली भिक्षापति को टीआरएस ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। भिक्षापति के बजाय तेलंगाना जेएसी के लीडर सौदर रेड्डी को परकाल हल्का असेंबली से उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह नागार्जुन सागर असेंबली हल्के से सीपीएम से टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले एन नरसैया को टिकट दिया गया है। जिला महबूबनगर के कोरंगल असेंबली हल्के के लिए टीआरएस ने गुरुनाथ रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने कोरंगल असेंबली हल्के से गुरुनाथ रेड्डी को ही उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। ताहम लम्हे आखिर में कांग्रेस ने कोरंगल से साबिक रुकन पार्लियामेंट डी विट्ठल राव को टिकट दिया है, जिसके बाद गुरुनाथ रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली और टीआरएस ने गुरुनाथ रेड्डी को कोरंगल असेंबली हल्के से टिकट दिया। नारायणपेट से के शिव कुमार रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। मुस्लिम दानिश्वरों की नुमाइंदा तंजीम रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स ने आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मंशूर को बिला लिहाज मजहब मिलत और जात पात आवाम के एहसासात का आईना करार दिया है। तंजीम ने आम आदमी पार्टी के मंशूर का खैर मकदम किया। रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स का मानना है कि मुसलमानों की सलामती और उनकी समाज में शमूलियत पर भी आम आदमी के इंतखाबी मंशूर में काफी तवज्जो दी गई है। अपने मैनिफेस्टो देते हैं आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप को, स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी को, कि उन्होंने अपनी बातों को ट्रांसलेट किया अपने मैनिफेस्टो में। ये कहकर नहीं किया कि भाई आप वोट बैंक पॉलिटिक्स किया जाए। उन्होंने ये भी नहीं किया कि भाई हम जो है मुसलमानों को हिंदुओं को बांट कर काम किया। ये एक ऐसा मैनिफेस्टो में क्रिएट किया जहां पर जरूरत है, जिस किस्म की मुश्किलों का सामना ये कम्युनिटीज और जो है हिंदुस्तान के आम आदमी की मुश्किल है, उन सारी मुश्किलों को नजर में रख के उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का ऑल इंडिया मजलिस मशावरत ने कौमी सतह पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की हिमायत करने पर जोर दिया है, जबकि सूबाई सतह पर इलाकाई पार्टियों की तायद की है। लेकिन दिल्ली में एक तबका दबे अंदाज में ही सही आम आदमी पार्टी की मुखालफत पर उतर आया है। इनके इल्जामात कुछ इस तरह हैं। मुसलमान मुत्तहिद होकर के फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दें और हम मुसलमानों से अपील करते हैं, अइम्मा हजरात से अपील करते हैं, जो दानिश्वरान कौम है उनसे अपील करते हैं कि सब मुत्तहिद हो जाएं और एक साथ फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दें। हिंदुस्तान के मुसलमानों से सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये आरएसएस की भी टीम है। ये जो आरएसएस कह रही है उसी तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अगर उसका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है तो मोदी को हराने के लिए ये जिसने कमर कसी है कि मैं बनारस से मोदी को हरा दूंगा, मोदी गुजरात से भी इलेक्शन लड़ रहा है, वहां से जाकर के आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं किया गया। केजरीवाल साहब से तो मेरी बात थी, लेकिन जो मौजूदा हालत है उसमें ये लग रहा है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर तबका का वोट करना चाहते हैं ताकि किसी खास ग्रुप को उसका फायदा हो। तो इसलिए सब लोगों को होशियार रहना चाहिए और वोट की तकसीम न हो, उस चीज़ पर खासा ध्यान देना चाहिए लोगों को। और बहुत अकलमंदी से काम लेने का अभी वक्त है। थोड़ी सी गलती हुई तो फिर सेवा पछतावा के कुछ नहीं होगा। सोच के साथ आगे बढ़ेंगे जो नेशन बिल्डिंग के लिए तभी हो सकते हैं। यूपी में दीनी मदारिस की नुमाइंदा तंजीम मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने तमाम सेकुलर पार्टियों की तरफ से जारी मंशूर में दीनी मदारिस के मसाइल को हल किए जाने की कोई बात न होने से उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मौजूदा वक्त में ये सही है कि तमाम पार्टियों का अपना मंशूर अब तक सामने आ चुका है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी मसाइल अब तक रखे हैं उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इससे ये अंदाजा होता है कि तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से ही इस्तेमाल करती हैं, जबकि खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। फर्रुखाबाद में हमारे नुमाइंदे ने सलमान खुर्शीद से तफसीली बात की। सलमान खुर्शीद ने कई उमूर पर ईटीवी के साथ गुफ्तगू की। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं? बस एक बार फिर परीक्षा का दौर है। क्या
परीक्षा करेंगे, परीक्षा का दौर होता है तो परीक्षा दी जाती है और जो आपने तैयारी की है उस तैयारी को आंका जाता है। यदि आपकी परीक्षा की जांच करता है उसमें जांच में आपको जो भी अंक मिलते हैं वो सब कामयाब जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वही जानता हूँ, मैं अपने फैसलाबाद के बारे में जानता हूँ कि फैसलाबाद में हम लोगों ने काम किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस काम को लोग स्वीकार करते हुए अपना समर्थन देंगे, अपना सहयोग आगे दिए देंगे। सच्ची बात यह है कि राहुल जी ने बहुत प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश में, भारत के और जगह को जाते रहे लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी विशेष उनका विशेष ध्यान रहा है और हमारे बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत दूरगामी सोच का हमारा घोषणा पत्र रहा है। बहुत बड़े काम इस देश में हमारी सरकार ने किए हैं और कोई वजह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उनको कराने में कोई कष्ट हो, लेकिन एक पृष्ठभूमि है उत्तर प्रदेश की उन सब परिस्थितियों में उम्मीद करते हैं कि जिससे पिछली बार हमको उत्तर प्रदेश से अच्छा समर्थन मिला और बावजूद इसके कि लोगों ने कहा कि हमें कहीं नहीं है हमें अच्छा समर्थन मिला, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी हमको अच्छा समर्थन मिला। देखिए चुनौतियाँ तो बहुत हैं, हम पूरा हिंदुस्तान हमारा पिछड़ा हुआ और कुछ पीछे हुए होने के बहुत सारे कारण हैं और उसके बहुत सारे परिणाम हैं। सबसे जो बड़ी चुनौती यहाँ पर है जिसका मुझे रोज जिससे जुड़ना पड़ता है वो है असहाय लोगों को, गरीब लोगों को स्वास्थ्य का प्रबंध हो जाए। कैंसर का बड़ा प्रकोप है हमारे क्षेत्र में। दूसरी बात क्या है, बड़ी जिज्ञासा है लोगों में, बड़ा लोगों में उत्साह है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। हम छोटा सा वो काम शुरू कर पाए हैं शिक्षा की, अच्छी शिक्षा यहाँ प्रदान कर सकें, एयरटेल के पास स्कूल बने के 250 स्कूल बनाए। बहुत सारे बच्चों को हम यहाँ से विभिन्न स्कूलों में दिल्ली में लखनऊ में कानपुर में दिला पाए, उनको निःशुल्क शिक्षा दिला पाए। लेकिन अभी तक जो शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार ने दिया है पूरे देश को दिया है उसको पूरी तरह से लागू उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया। के लिए पिछले 5 साल में शुरू हुआ और सपने कभी समाप्त नहीं होने चाहिए। सपने जिसमें समाप्त हो जाते हैं उसे आगे लिखा हो जाता है। लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पर उद्योग शुरू हो जाए, दूध का उद्योग शुरू हुआ, आलू का उद्योग का काम चल रहा है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। एक दूसरा आलू का उद्योग है जिसके लिए भूमि का प्रबंध हो रहा है। मोदी की लहर चर्चा होती है, लहर नहीं चर्चा होती है, लहर नहीं। किसे प्रधानमंत्री मैं किसे देखना चाहता हूँ, मेरी पार्टी और मेरे कार्यकर्ता और जहाँ तक मुझे अंदाजा है जो आम हमारे देश के नौजवान हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या हमारे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री है। राहुल जी ने अपने मुख से कभी ये नहीं कहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है मैं वो जिम्मेदारी लेता जाता हूँ जो मुझे मेरी पार्टी देती है और जब मेरी पार्टी कोई जिम्मेदारी और सौंपेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। ये शब्द प्रधानमंत्री उन्होंने कभी अपने मुझसे नहीं कहा। जब तक वो नहीं कहते हम नहीं कहते, वो हमारे नेता है, वो हमें लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में सब लोगों की जो जिज्ञासा है और जो आशा है वो यही देखते हैं। तीसरा मोर्चा लगता है राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में जरूर है, इसलिए ये तो देखिए मिली जुली सरकारों का युग है। मिली जुली सरकारें कैसी होती हैं ये बात तो निश्चित बात है चुनाव के बाद, क्योंकि कुछ लोग अलग रहते हैं फिर मिल जाते हैं, कुछ लोग साथ रहते हैं और साथ बहुत दिन से रहते चले आ रहे हैं, कुछ लोग नए नेता आते हैं भूल जाते हैं, कुछ पुराने नेता कभी छोड़ जाते हैं। तो क्या कैसी रूपरेखा रहेगी, क्या कैसी तस्वीर बन के निकलेगी, क्या रंग होगा उसमें और क्या उसका क्या तस्वीर देखते तो मिलेगी।
बातचीत इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों से बातचीत की इस पर आवाज। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। असेंबली इंतखाबात के बाद से तहलील कमेटियों पर अब तक किसी की तकर्री नहीं हुई है, जबकि पार्लिमानी चुनाव आ गए हैं। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरियों का तबादला मामूल सा बन गया था। अब नए सेक्रेटरी का तकर्रुर हुआ, लेकिन नए सेक्रेटरी के आने के बावजूद मुलाजमीन के दिए का मसला जूं का त्यों बरकरार है। यूं तो सेक्रेटरी मौसूफ के अज़ाइम काफी बुलंद है। इस मकसद को लेकर उर्दू अकेडमी खोली गई थी, उसका पूरा यानी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे। मैं इस बात पर भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अब हम यानी जितने उर्दू के शायर हैं उनके उर्दू के फरोग के लिए उनको जो भी इमदाद दी जाती है, जो भी हमारी स्कीम्स हैं, उसका पूरा इस संबंध में हमारे शासन लेवल पे कार्रवाई चल रही है और जैसे निर्देश प्राप्त होंगे तो उनको उनका हत्या तो मिल जाएगा। क्या आपको मैं बताऊं कि ये आप कार्यवाहक सेक्रेटरी बन के आए, परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है आप। और जो परमानेंट सेक्रेटरी का जो ऑर्डर निकला हुआ था वो तो अभी आया ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं करा उन्होंने। और मैंने मतलब सेक्रेटरी साहब से हट के पीएस साहिबा से, कमिश्नर साहब से और पीएस चीफ सेक्रेटरी, मंत्री सब जगह चले गए कि साहब हमें डीए दे दीजिए, मगर आज तक डीए नहीं हुआ। अब उम्मीद की दुनिया कायम है और हम उम्मीद पे चल रहे हैं। उर्दू वाले भी उर्दू एकेडमी की हालत से परेशान हैं। पिछले 2 साल से अदीबों और शायरों के हिस्से में न तो कोई एजाज आया है और न ही किसी नई इशाअत को माली ताउन मिला है। उर्दू एकेडमी की हालत पर सुनिए एक शायर का तबसरा। देखिए, इधर को बहुत दिनों से कोई बोर्ड आदमी जिसको कहना चाहिए उर्दू के हवाले से आया नहीं उर्दू एकेडमी में, न किसी जिम्मेदार पोस्ट पे। मुसद में भी थी तो फिर भी कम अज कम थोड़ी चहल पहल मुशायरों के हवाले से या कुछ भी था, तो उनके आने के बाद वो भी सब खत्म हो गया। तो अब ऐसी हालत में ये समझिए कि पावर कट है, मकान में बल्ब भी लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट भी है, सब कुछ है, लेकिन जब पावर नहीं आ रहा तो फिर उसमें क्या देखा जाए, अंधेरा पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं समझ रहा। बात सिर्फ उर्दू एकेडमी तक महदूद नहीं है, बल्कि रियासत के दूसरे अक़लियती इदारे जो हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं, तमाम इदारों का यही रोना है। ईटीवी न्यूज, भोपाल। लखनऊ के किताब मेले पर चुनावी साया पड़ गया है। शहर अदब के किताब मेले में उर्दू के स्टॉल कम लगने से क़ारीन मायूस हैं, जबकि मुंतज़मीन का कहना है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से उर्दू के सरकारी नाशरीन शामिल नहीं हो सके। पेश लखनऊ से इरफान अली की खास रिपोर्ट। शहर अदब लखनऊ के किताब मेले में उर्दू अदब के स्टॉल गायब हैं और यकीनन इससे क़ारीन नाराज हैं। जी हां, 4 अप्रैल से जारी किताब मेले में हिंदी और अंग्रेजी के नामी गिरामी नाशिरीन आए हैं। इनके शानदार स्टॉलों पर हर किस्म की किताबें सजी हैं, लेकिन उर्दू वाले अपनी दिलचस्पी की किताबों के लिए तरस रहे हैं। पूरे मेले में उर्दू के सिर्फ 2 स्टॉल हैं, इन पर भी सिर्फ दीनी किताबें दस्तयाब हैं। उर्दू अदब के शायकीन इस सूरत हाल से नाराज भी हैं और मायूस भी। और इस कमी को दूर करना चाहिए, इसलिए कि लखनऊ जो पहचाना जाता है वो उर्दू जबान, तहजीब, तमद्दुन की बुनियाद पहचाना जाता है। लेकिन कहाँ है ये उर्दू एकेडमी? कहाँ है यार? एक किताब नहीं उसके उर्दू एकेडमी की। तो इससे ये समझ में आता है हुकूमत की जो उर्दू के तई जो इनका जो रवैया है और उनको उसके फरोग की जो बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जो जिसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो चीज साफ यहाँ से लग रही है कि बिल्कुल उर्दू का कोई स्टॉल, उर्दू अदब का तो एक भी स्टॉल नहीं है। एक लेते के एक दीनी कोई स्टॉल नजर आ रहा है। मैं भी ये सोच करके आया था कि इस किताब मेले में उर्दू की काफ़ी मकदार में किताबें होंगी और पब्लिशर्स इसमें शिरकत करेंगे और नई नई नायाब किताबें हमें हासिल होंगी, मगर ये आने के बाद बेपनाह दिल दुखी हुआ, दिल को अफसोस हुआ कि उर्दू की न तो किताबें और न उर्दू के चाहने वाले यहाँ नजर आए। किताब मेले के मुंतज़मीन के मुताबिक उन्होंने उर्दू के कई सरकारी इदारों से राबता किया था, लेकिन उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक लागू होने की वजह से बजट की कमी का बहाना बना दिया। हद तो यह है कि NCPUL और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का स्टॉल भी नहीं लग सका। हम लोगों की कोशिश है कि जो लोग को स्टॉल मिल नहीं पाते थे या नहीं हो पाता था, हमने उनको कोशिश की बुलाने की। और चूंकि चुनाव घोषणा होने के बाद बहुत सारे जगह पे बजट नहीं हो पाने से
कुछ और दिक्कतों की वजह से कई जो प्रकाशक है वो नहीं आ पाए, फिर भी हमने कोशिश की कि उनकी जो किताबें हैं, उनकी किताबें हमारे यहाँ और जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं लखनऊ के, उनके यहाँ उपलब्ध हैं उन किताबें। लखनऊ के किताब मेले में उर्दू किताबों की अदम दस्तयाबी से क़ारीन की बेचैनी से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि उर्दू किताबें पढ़ने वालों की कमी नहीं है। खासतौर पर लखनऊ जैसे शहरों में आज भी इनकी डिमांड है। उर्दू के सरकारी और निजी नाज़रीन को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ET न्यूज़ लखनऊ। कानपुर में मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे हनीर मुस्लिम स्कूल में यौम सकाफत और बच्चों के टैलेंट शो का इनकाद किया गया। टैलेंट शो में बच्चों ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का लोक रक्स पेश किया। तो प्रोग्राम में फैंसी ड्रेस शो और मालूमात आमा पर मबनी कई दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए गए। और पूरे साल लड़के पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक इनाम के तौर पर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने जो भी तरबियत दी है, तरबियत के मतलब खाली शिक्षा ही नहीं, कल्चरल प्रोग्राम है या तालीम है और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो कुछ भी है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।